हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है बिंदा और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे पछताना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। सुनकर मैंने बहुत ही हैरानी से अपनी उस विद्यार्थी को अच्छी तरह से देखा, जो 9 साल की बालिका की तरह सरल, चंचल और शून्य थी और 14 साल की कहीं से नहीं लगती थी। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वगत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या विघ्नेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, याद है, अवश्य याद है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख से और आस्वद भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने वाले का नियम जाना। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती थी। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत ही संक्षिप्त सा था। अज्ञान अवस्था में मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुर्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाली बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। भूरी पूसी सी मुझे चूहे जैसी निसहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी और उनके कहीं एक दांत भी न चुप पाता था। इस संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही तो हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल ना होने देने का काम माँ को सौंपा गया है। और बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संवारी पट्टियों के बीच में लाल स्याही सी मोटी लकीर सा सिंदूर और उनीदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि ये सब अलंकार मुझे गुड़िया की समानता दे देते थे। ये सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जान पड़ता था। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मना मना कर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता था। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में ना आता तो मैं उसे श्याम के रंभाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उनकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने लगती थी। उठती है या आऊं, बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही है, मोहन का दूध कब गर्म होगा, अभागी मरती भी नहीं है। वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती थी उसे मेरा अबोध मन जान ही नहीं पाता था। कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे बिंदा ही इधर उधर नाचती दिखाई देती थी। उसका कभी झाड़ू देना, कभी आग जलाना, कभी आंगन के नल से कलसी में पानी लाना, कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देने जाना मुझे बाजीगर के तमाशे जैसा लगता था, क्योंकि मेरे लिए तो वे सब कार्य असंभव से थे। पर जब उस विस्मित कर देने वाले कौतुक की अपेक्षा कर पंडिताइन चाची का कठोर स्वर गूंजने लगता, जिसमें कभी कभी पंडित जी की घुड़की का पुट भी रहता था, तब ना जाने किस दुख की छाया मुझे घेरने लगती थी, जिसकी सुशीलता का उदाहरण देकर मेरे नटखटपन को रोका जाता था।
वही बिंदा घर में चुपके चुपके कौन सा नटखटपन करती रहती है। इसे बहुत ज़्यादा प्रयत्न करके भी मैं ना समझ पाती थी। मैं एक भी काम नहीं करती थी और रात दिन उधम मचाती रहती थी। पर मुझे तो माँ ने ना मर जाने की आज्ञा दी और ना ही आंखें निकाल लेने का भय दिखाया था। एक बार मैंने पूछा भी, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? माँ ने मेरी बात का अर्थ कितना समझा ये तो मुझे नहीं पता। पर ना ही बिंदा की समस्या का समाधान हो सका और ना ही मेरी उलझन सुलझ पाई। बिंदा मुझसे कुछ ही बड़ी रही होगी, परंतु उसका नाटापन देखकर ऐसा लगता था मानो किसी ने ऊपर से दबाकर उसे कुछ छोटा सा कर दिया हो। 2 पैसों में आने वाली खजड़ी के ऊपर चढ़ी हुई छिल्ली के समान पतले चर्म के मड़े और भीतर की हरी हरी नसों की झलक देने वाले उसके दुबले हाथ पैर न जाने किस अज्ञात भय से अप्रसन्न रहते थे। कहीं से कुछ आहट होते ही उसका विचित्र रूप से चौंक पड़ना और पंडिताइन चाची का स्वर कान में पड़ते ही उसके सारे शरीर का थरथरा उठना मेरे विस्मय को बढ़ा ही नहीं देता था, पर उसे भय में भी बदल देता था। और बिंदा की आंखें तो मुझे पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। एक बार जब 2-3 करके तारे गिनते गिनते उसने एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा, वह रही मेरी अम्मा। तब तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। क्या सबकी एक अम्मा तारों में होती है और एक घर में? पूछने पर बिंदा ने अपने ज्ञान कोष में से कुछ कण मुझे दिए और तब मैंने समझा कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेते हैं वो तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सच धज के घर में आती है वो बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। मेरी बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार नहीं करना जानती। इसी से मैंने सोचकर कहा, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे ना नहीं रहेगी और ना ही तुम्हें डांटेगी। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं, क्योंकि वह तो अपनी पुरानी अम्मा को खुली पालकी में लेटकर जाते और नई अम्मा को बंद पालकी में बैठकर आते देख चुकी थी। उसी रात को मैंने माँ से बहुत ही अनुनयपूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा का विस्मित होकर कुछ बोल ही नहीं पाई थी। नहीं तो पंडिताइन चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठकर आ जाएगी, फिर मेरा दूध बिस्किट जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे याद नहीं, पर इतना जरूर याद है कि उनकी धोती का पल्लू पकड़कर ही सोई थी मैं। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदा को आंगन की जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़े देखा था। चौके के खंभे से दिन दिन भर बंधा पाया था और भूस से मुरझाए मुख के साथ पहरों नई अम्मा और खटोले में सोते मोहन का पंखा झलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। पंडित जी की थाली में पंडिताइन चाची का काला मोटा बाल और घुंघराला बाल निकलने पर दंड बिंदा को ही मिलता था। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल ना सकने वाले उलझे तहलीन बाल भी उसके स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताइन चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखराकर उनके स्थान को बिल्ली की काली धारियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसे बैठी रही मानो सिर और बाल दोनों नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आता है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफला जा रहा था। बिंदा ने नन्हे नन्हे हाथों से दूध की पतीली उतारी, पर वो उसकी उंगलियों से छूटकर गिर पड़ी। खौलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं हतबुत सी हो गई। पंडिताइन चाची से कहकर वो दवा क्यों नहीं लगवा लेती, ये समझाना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छुपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय सा हो उठा था। उसे मैं अपने घर को खींच लाई, पर ना ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और ना छिपाने का कोई जगह ढूंढ सकी। इतने में दीवार लांग कर आने वाली पंडिताइन चाची के उग्र स्वर से भय से हमारी तो दिशाएं ही रोन दी। इसी से घबराहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें कि गाय की घास फूस भरी हुई थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थीं। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाने और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसी बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो भी गई थी,
क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेहवाहक के हाथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई होगी ये बताना बहुत मुश्किल है। पर इतना मैं जानती हूँ कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान है, न ही अपील का अधिकार। फिर कुछ दिनों तक मैंने बिंदा को घर आंगन में काम करते नहीं देखा। उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था, पर वे कुछ अंगूर और सेब लेकर वहाँ हो आती थी। बहुत खुशामद करने पर रुकैया ने बताया कि उस घर में महारानी आई है, क्या वे मुझसे नहीं मिल सकती? पूछने पर वो मुंह में कपड़ा ठूसकर हंसी को रोकने लगी। जब मेरे मन का कोई समाधान न हो सका, तब मैं एक दिन दोपहर में सभी की आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची। नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली एक खाट पर पड़ी थी। आंखें घट्टे में धंस गई थी, मुख दानों से भरकर जाने कैसा हो गया था, और मैली सी चादर के नीचे छिपा शरीर बिछौने से भिन्न ही नहीं जान पड़ता था। डॉक्टर दवा की शीशियां, सिर पर हाथ फेरती हुई माँ और बिछौने के चारों चक्कर काटते हुए बाबूजी के बिना भी बीमारी का अस्तित्व है, ये मैंने नहीं जाना था। इसी से उस अकेली बिंदा के पास खड़ी होकर मैं चकित सी चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने ही मुझे कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर के खंड में रहती है, शायद चेचक के डर से सवेरे शाम बरौनी आकर उसका काम कर जाती है। उसके बाद फिर बिंदा से मिलन संभव न हो सका, क्योंकि मेरे इस आज्ञा उल्लंघन से माँ बहुत चिंतित हो उठी थी। एक दिन सवेरे ही रुकैया ने उनसे ना जाने क्या कहा कि वे रामायण बंद करके बार बार आंखें पोंछती हुई बिंदा के घर चली गई। जाते जाते वे मुझे बाहर ना निकलने का आदेश देना नहीं भूली थी। इसी से इधर उधर से झांक कर देखना आवश्यक हो गया। रुकैया मेरे लिए त्रिकालदर्शी से कम न थी, परंतु वह विशेष अनुनय विनय के बिना कुछ बताती ही नहीं थी, और उसे अनुनय विनय करना मेरे आत्मसम्मान के विरुद्ध पड़ता था। अतः खिड़की से झांककर मैं बिंदा के दरवाजे पर जमा हुआ आदमियों के अतिरिक्त और कुछ न देख सकी, और इस प्रकार की भीड़ से विवाह और बारात का जो संबंध है, मैं उसे जानती थी। क्या उस घर में विवाह हो रहा है, और हो रहा है तो किसका? आदि प्रश्न मेरी बुद्धि की परीक्षा लेने लगे। पंडित जी का विवाह तो तब होगा जब दूसरी पंडिताइन चाची भी मरकर तारा बन जाएगी, और बैठ न सकने वाले मोहन का विवाह संभव नहीं है। यही सोच विचार कर मैं इस परिणाम पर पहुंची कि बिंदा का विवाह हो रहा है, और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। इस अपमान से आहत मेरा मन सब कुड़ियों को साक्षी बनाकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की प्रतिज्ञा करने लगा। कई दिन तक बिंदा के घर झांक झांक कर जब मैंने माँ से उसके ससुराल से लौटने के संबंध में प्रश्न किया, तब पता चला कि वह तो अपनी आकाशवासिनी अम्मा के पास चली गई है। उस दिन से मैं प्राय चमकीले तारे के आसपास फैले तारे और तारों में बिंदा को ढूंढती रहती हूँ। पर क्या इतनी दूर से पहचानना संभव था? तब से कितना समय बीत चुका है, पर बिंदा और उसकी नई अम्मा की कहानी शेष नहीं हुई। कभी हो सकेगी या नहीं, इसे कौन बता सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी बिंदा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।